नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात यूपी के घमासान की। और शंखनाद के लिए सभी सियासी दलों ने मिलकर शायद मैदान भी अपने लिए चुन लिया है। पहले प्रियंका गांधी, फिर अखिलेश यादव और अब बीजेपी, सब पूर्वांचल में खम ठोक रहे हैं। आज बीजेपी ने काशी क्षेत्र के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पंचायत चुनाव पर मंथन तो किया ही, 2022 चुनाव की रणनीति भी बनाई। तो वहीं चुनाव के लिए जरूरी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद भी किया। तो पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने तो यह भी कह दिया कि केंद्र अब वाराणसी ही होगा। तो आज चर्चा इसी पर कि पूर्वांचल के इस शंखनाद के बाद विजयनाद किस खेमे से सुनाई देगा, किस तरफ से सुनाई देगा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर हर बाबा विश्वनाथ की नगरी में बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा बता रहा है कि तैयारी बड़ी है। पंचायत चुनाव करीब है, लेकिन निशाना उसके आगे का है, यानी 2022 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी में 16 जिलों के सांसद, मंत्री, विधायकों, एमएलसी और मेयरों के साथ साथ संगठन के पदाधिकारियों के साथ लगभग 3 घंटे तक मंथन किया। बैठक के पहले चरण में बात बूथ मजबूत करने पर हुई, जबकि दूसरे चरण में सरकार के काम जनता तक पहुंचाने, सरकार और संगठन के समन्वय पर हुई। बैठक में बनाई गई रणनीति का साफ साफ खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर बता दिया गया कि अगले चुनाव का केंद्र काशी होगा। वाराणसी तो है ही हमारे लिए मुख्य, क्योंकि यहाँ से जो हवा उठती है वो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और वाराणसी जिस तरह से पूरी तरह प्रधानमंत्री जी में विश्वास करके समर्पित है, पूर्वांचल के विकास के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के निरीक्षण, उसके आदेश के अनुसार जिस तरह से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन संगठन के लिए कार्य करती है, संगठन को रवा रखती है। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अन्य पार्टी जब चुनाव आता है तो उनको यादें आती हैं अपने संगठन की। हमारा 365 दिन का संगठन है। उसी दिशा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी आए हुए हैं और काशी प्रांत की बैठक है और चुनावी वर्ष भी है, अवश्य है, और उसके मार्गदर्शन उनका मिलेगा। उसके आधार पर जो भी रणनीति पार्टी को बनानी है उसकी हम तैयारी करेंगे। पंचायत उनके मार्गदर्शन को पाथे बनाकर आगे भारतीय जनता पार्टी का परचम कैसे बढ़े और ऐसे ही आसमान की बुलंदियों को छूता रहे, इस तरह की परिकल्पना जो पार्टी की है, उसको हम कार्यकर्ता कैसे सार्थक कर सकते हैं। आज हम लोग जो भी उनका आदेश निर्देश मिलेगा उसको लेकर हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। बैठक के बाद काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ और जेपी नड्डा ने यह भी साफ किया कि उनका मकसद सत्ता नहीं, बल्कि सत्ता के जरिए राष्ट्र निर्माण है। We are not here for power politics. हम यहाँ पर सत्ता की राजनीति के लिए नहीं है। सत्ता हमारा माध्यम है, साध्य है, असाध्य नहीं है, साधन है। वो माध्यम हो सकता है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि सत्ता में आकर के भारत की तस्वीर बदलना, तकदीर बदलना, विकास की ओर आगे चलना, ये हमारा मतलब साफ है कि सिर्फ रणनीति नहीं है, उसके पीछे की मजबूत तैयारी भी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है और इस बार बीजेपी की जमीन नहीं बचेगी। जिस हिसाब से अभी पूर्वांचल पे दौरे पे आए हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को जन समर्थन मिला, जन सैलाब बढ़ के आया, जिस तरह से लोगों ने उनका समर्थन किया है, उसको देखते हुए ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर से डरी हुई है। और हमको तो पूर्ण विश्वास है कि 2022 में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो पूर्वांचल में मीटिंग करे, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मीटिंग करे, दरकती हुई जमीन को और बिखरते हुए जनाधार को बचाने का प्रयास कर रही है। वैसे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल में पूरा जोर लगा रही है। कल प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी वाराणसी में थे, तो आज देवरिया में कांग्रेस ने किसान सभा की। तो सवाल ये कि यूपी की सियासत में क्या वाकई पूर्वांचल निर्णायक होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। नवीन श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनोज काका साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। मनोज काका जी, आपका भी बहुत स्वागत। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका। और राजनीतिक विश्लेषक रज़िक वदूद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत रज़िक वदूद साहब आपका भी। सबसे पहला प्रश्न नवीन श्रीवास्तव जी आपसे। आज एक बड़ी रणनीति आप लोगों ने बनाई है, काफी मेहनत किसी भी बैठक को लेकर लगती है, लेकिन क्या यह माने कि अब मेहनत की शुरुआत हो गई है और ये 2022 के चुनाव संपन्न जब तक नहीं हो जाते इसी तरह चलती रहेगी? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है कि क्या ये मेहनत की शुरुआत हो गई, भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं, जनता के प्रति समर्पण के भाव से काम करती है। हम उन पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले हैं जिनका लक्ष्य था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर गांव, गरीब किसान के लिए काम करती हैं हमारी सरकारें, और हमारा संगठन जनता के प्रति समर्पण भाव से साल के 365 दिन काम करता है। कोरोना संक्रमण काल के समय में जब हमारे विपक्षी दल घरों में बैठकर ट्विटर खेल रहे थे, उनके नेता आज भी उसी में कर रहे हैं। आज कुछ लोग निकले हैं राजनीतिक तीर्थाटन करने के लिए, जो हिंदू मान्यताओं को, हिंदू संस्कृति पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो आज राजनीतिक तीर्थाटन कर रहे हैं। यह मोदी जी और योगी जी की मेहनत और प्रभु श्री राम की कृपा है कि जो लोग हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखते हैं, प्रभु श्री राम पर विश्वास नहीं रखते हैं, माँ गंगा के प्रति जिनके अंदर आस्था नहीं है, आज वो मंदिरों में भी जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो काशी का आज प्रवास है, कल भी वो काशी में कुछ बैठकों को ले रहे हैं, यह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 150 दिन के देश के सभी राज्यों में संगठन के दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम थे उसी के क्रम में है। इसके पहले लखनऊ में उनका कार्यक्रम हुआ, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का संगठन 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है। गोरक्ष प्रांत, काशी प्रांत, अवध, पश्चिम, ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड। लखनऊ की बैठक उन्होंने अवध क्षेत्र की और कानपुर बुंदेलखंड की ली थी। आज काशी क्षेत्र का भी उनका दौरा इसीलिए है। काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ, काशी क्षेत्र के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों के साथ, कल काशी क्षेत्र के जो हमारे मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी हैं उनके साथ बैठक होगी, हमारी मीडिया और आईटी सेल के साथ बैठक होगी। रही बात 2022 के चुनाव की या पंचायत चुनाव की, हम केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकारों ने जिस प्रकार से जनता के विश्वास को जीता है अपने योजनाओं के माध्यम से, और माननीय जेपी नड्डा जी, स्वतंत्र देव सिंह जी और सुनील बंसल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से जनता के लिए काम किया है, हम उसके आधार पर चुनाव पर जाते हैं। हमारे लिए चुनाव कोई एक टेस्ट नहीं है, हमारे लिए हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क मैं बताना चाहूंगा, हम चुनाव हारते भी हैं तो अपनी हार को स्वीकार कर उसको सुधार करने में विश्वास रखते हैं, जबकि हमारे विपक्षी दल जब चुनाव हारते हैं तो वह चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, वह ईवीएम पे आरोप लगाएंगे। आप याद करिए 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़े बहुमत से सरकार बनी, लेकिन उसके बाद हुए कुछ उपचुनाव में हमें हार मिली। हमने उस हार को स्वीकार किया, अपनी कमियों को समझा और उसमें सुधार करके फिर 2019 में हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी। जब सारे राजनीतिक पंडित यह अनुमान लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें मिलेगी, तब भी हमने 80% सीटें जीती। तो भारतीय जनता पार्टी, रही बात काशी की, तो काशी का हमारे देश में एक बहुत बड़ा महत्व है। काशी हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी है। जैसे राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, निश्चित प्रदेश की उत्तर प्रदेश की राजनीति में काशी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, सारे संगठन की बैठक हो रही है, और हम उम्मीद करेंगे कि अभी तत्काल में जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं हम उसमें कुछ सिंबल पर लड़ेंगे, कुछ सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारी पार्टी की यह संकल्पना है कि जिस प्रकार से एक समय एक पार्टी के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है 15 पैसा पहुंचता है, आज 1 रुपया चल रहा है तो जनधन खातों के माध्यम से सीधे 1 रुपया खाते में पहुंच रहा है। लेकिन उस पैसे का सदुपयोग करके गांव गरीब किसान की हालत बेहतर करने के लिए हमें यह आवश्यक है कि हम ऐसे अच्छे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं वह पंचायत चुनाव में भी जीत के आए, ताकि प्रियंका गांधी जी भी पूर्वांचल में लागू कर सके। काफी सक्रिय रही हैं, खासतौर से वाराणसी, वो अभी कल ही आई थी। और आज देवरिया में भी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक किसान सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे, वो आयोजित आपके द्वारा की गई थी, आपकी पार्टी के द्वारा की गई थी।
तो सक्रियता तो अखिलेश यादव की भी है, प्रियंका गांधी की भी है। क्या माने कि पूर्वांचल एक तरह से दिशा दिखाने का काम करेगा प्रदेश को? राममोहन जी, पूर्वांचल की राजनीति अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश की और मैं तो मानता हूं कि पूरे उत्तर भारत की राजनीति का एक कहीं ना कहीं दर्पण प्रस्तुत करती है। और पूर्वांचल से जो हवा राजनीति की बहती है वो पूरे देश में जाती है। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे 2012 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो और या उससे पहले 2007 के चुनाव हो, सभी चुनावों का आकलन यदि करेंगे तो जिस पार्टी को वहां पे बहुमत होती है कहीं ना कहीं केंद्र में भी उसका असर पड़ता है, जो कुछ दिन बाद उसका चुनाव होता है। तो पूर्वांचल की राजनीति को हम किसी भी सिरे से कभी भी किसी भी स्थिति में उसको हम नकार नहीं सकते कि वो इसका अपना एक महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पूर्वांचल जिस तरह से और विरासत के दृष्टिकोण से भी जिस तरह से समृद्ध है, निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उसकी अपनी एक अहमियत है। हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी पूरे प्रदेश में घूम रही हैं, पूर्वांचल से लेकर के बुंदेलखंड से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जा रही हैं, लगातार किसान आंदोलन के परिस्थितियों को देख रही हैं, किसानों के हालात को देख रही हैं। और आपने देखा बनारस में भी जब दौरा कर रही थी तो किस तरह की परिस्थितियां रही। हर जगह एक जन सैलाब उमड़ रहा है और ये कुछ न कुछ द्योतक है उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति के बदलाव की। राजनीति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए थे पिछले 4 वर्षों में, बेशक भाजपा के साथी हमारे बहुत सारे दावे प्रतिदावे किए हैं, उनका दावा करना उनकी अपनी राजनीतिक धर्म है, क्योंकि जिस पार्टी से हैं वही कहेंगे। लेकिन सच्चाई ग्राउंड पे यदि देखें तो विकास के नाम पे सारी यदि हम उठा करके देखेंगे तो जीरो है। आप भी उस पर बार बार कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। हाँ, ये जरूर विकास हुआ है, जैसे आज अभी आपने बताया 80 जिलों में 51 जिले जो इनके हैं वहां पे पार्टी का भव्य कार्यालय खुल गया है और जिसमें करोड़ों रुपए के खर्च हुए हैं। अभी साथी प्रवक्ता ने कहा कि हम जनता का ख्याल रखते हैं, जनता का नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, पार्टी के लोगों का कहिए और बाकी चीजों का ख्याल आप रखते हैं। यदि जनता का ख्याल रखते तो कितने रोजगार मिले लोगों को, ये बड़ा प्रश्न होता और इसके लिए कोई बात होती जो नड्डा साहब आए थे, कोई रोजगार कार्यालय का उद्घाटन होता, कोई ऐसा कार्यक्रम होता देती वहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिससे आम जनता से जुड़े वो मुद्दे कहीं ना कहीं प्रभावित होते। लेकिन आपने वो नहीं दिया। आपने क्या किया, पार्टी का कार्यालय खोला। आप बार बार कहते हैं कि हम हमेशा चुनाव में व्यस्त रहते हैं। वाकई चुनाव बहुत रणनीति के तहत चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यही गंभीरता यदि उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास और उनके गरीब गुरबे के हालात को सुधारने में किया गया होता तो आज तस्वीर बदल जाती, लेकिन ये नहीं हुआ। ठीक है, बनारस की बात मनोज काका, मैं सिर्फ अंतिम वक्त में आपसे 10 सेकंड लूंगा। बोलिए। बनारस की बात अभी हो रही है। बनारस और गोरखपुर दोनों जगह, एक जगह से प्रधानमंत्री जी और दूसरे जगह से मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों जगह जो है पूर्वांचल की एक तरह से कहिए एक सांस्कृतिक राजधानी है और एक राजनीतिक राजधानी है। लेकिन हुआ क्या है इन दोनों जगहों का, क्या विकास हुआ है? आप देखिए अभी एनएसयूआई का जो वहां पे अभी पैनल हमारा लड़ा और छात्र राजनीति में युवाओं का कितना इस सरकार से विश्वास टूट चुका है कि किस तरह के रिजल्ट आए। तो ये कहना कि आप जो है अच्छा कर रहे हैं, यदि अच्छा कर रहे होते तो लोगों को रोजी रोजगार मिलता, लोगों को कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे होते। स्वाभाविक है कि वो चीजें तो जनता ही तय करेगी कि उन्हें कितनी संतुष्टि है बीजेपी के विकास के मॉडल से। मनोज काका जी, प्रश्न इस बात को लेकर है कि अखिलेश यादव भी वहां पर गए और उनके जाने को लेकर आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिस तरह से जनता उनके साथ जुड़ रही है, बीजेपी के लोग उससे डरे हुए हैं। तो ये डर आपको दिखाता है कि इतनी बड़ी बैठक, लेकिन हालांकि बैठक तो पहले से आहूत थी, बुलाई गई थी। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में अखिलेश यादव पूर्वांचल में बड़ा फैक्टर होंगे? आजमगढ़ से वो भी चुनाव लड़ते आए हैं। राममोहन जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये तो जमाना आर्काइव का है। अगर कल आपने तस्वीरें आपके चैनल ने भी दिखाई है, माननीय अखिलेश यादव जी 3 दिन दौरा किए पूर्वांचल का, बनारस से मिर्जापुर और मिर्जापुर से फिर बनारस, और एक एक कार्यकर्ताओं और आम जनमानस जिस भाव से सड़कों पर दिखा, मैं समझता हूं कि आपके पास भी तस्वीरें होंगी, उसे दिखाना चाहिए। और जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कितना सतही लोग हैं। कैसा राष्ट्रवाद है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, 100 रुपया के पार गया, डीजल 100 को छूने वाला है।
ये कैसा राष्ट्रवाद है कि अगर चरमपंथी घटनाओं की आप बात करें तो देश में 94% बढ़ी है। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा 45% है। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि लोग तो भूखमरी में बेकारी में मर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कई 100 करोड़ रुपए का कार्यालय बन रहा है। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे की संपत्ति जैसा कि 1600 करोड़ रुपए बढ़ जाती है, लेकिन एक आम आदमी जिसकी रोजी रोटी चल रही होती है वो भूखमरी के कगार पर है। ये कैसा राष्ट्रवाद है साहब कि सिलेंडर 1000 रुपया हो गया है। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि देश का किसान 3 महीने से ज्यादा दिनों से धरने पर बैठा है अपने हक को लेकर के और उसे खालिस्तानी बताया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुत्सित बेकार राजनीति कर रही है, और इन्हीं के पूज्य नेता अटल जी की एक बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन विरोधी दल को आप किसी भयाक्रांत स्थिति में करना चाहें और उसे विद्रोह दुश्मन मानते हैं, उसी दिन लोकतंत्र का अंत होता है और तानाशाही शुरू होती है। तो ये योगी और मोदी जी की तानाशाही शुरू होगी। अब विकास की बात, मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा। एक मंत्री जी का मैं बयान सुन रहा था, वो मंत्री जी कितने लच्छेदार, उन मंत्री जी के, मैं उसी जिले से आता हूं, मैं उसी जिले से आता हूं। तो अभी आरोप लगाने लगेंगे। सकलडीहा से सैयद राजे की सड़क 3 साल से इतनी खराब है, मंत्री जी के घर के सामने मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पानी में बैठा, लेकिन मंत्री जी बेचारे सड़क नहीं बनवा पाए। मां गंगा की कसम खाने वाले लोगों ने गंगा का जो बीओडी लेवल है अगर आप देखेंगे तो पहले से 3% बढ़ा है। मां गंगा का पानी जहर हो गया। उस बनारस की सांस्कृतिक विरासत की लोग बात करते हैं। बनारस तुलसी की धरा रही है, बनारस पूज्य कबीर की धरा रही है, बनारस तो हरिश्चंद्र की धरा रही है, जहां सत्य को इस कसौटी पे कसा गया है कि अपने तन तक के कपड़े को दान देना पड़ा। उस बनारस को अगर लूटने का, वहां की सांस्कृतिक और धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसको खराब करने का और दूषित करने का किसी ने अगर काम किया। भारतीय लोकतंत्र में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो ये कहता होगा कि मैं ठोक दूंगा? भारतीय पूरे लोकतंत्र में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता होगा कि पटक के मारूंगा? ये किसकी भाषा हो सकती है? आप सोच सकते हैं। और हमारे नेता जब जहां भी जाते हैं, आम जनमानस उत्तर प्रदेश के आम पटल पर और जमीन पर, मैं आपसे बता दे रहा हूं कि पूरे चाहे गाजीपुर से लेके गाजियाबाद पर जो जन समर्थन मिल रहा है, मैं तो वही कहूं साहब, सुन लीजिए, पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पूरी बात खत्म हो जाने। इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में आप लोग साहब नेता हैं और हमारे शो का फुल टाइम 60 मिनट है। आप में से तीनों इतने क्षमतावान हैं कि अकेले 60 मिनट बोल सकते हैं और बात खत्म नहीं होगी। आप पूछिए कि सड़कें कब बनेंगी, इनसे पूछिए कि मां गंगा, तीनों लोग क्षमतावान हैं, आप लोग अकेले 60 मिनट बोल सकते हैं, फिर बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक है रजक बदूत साहब, आप कैसे देखते हैं पूर्वांचल की इस कसरत को? अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़ रही है, प्रियंका गांधी बार बार जा रही हैं, अब बीजेपी भी वहां कह रहे हैं कि केंद्र तो काशी होगा और काशी क्षेत्र का कार्यालय भी भव्य बना लिया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, चर्चा जो आज है कि बीजेपी का भव्य कार्यालय 6 करोड़ की लागत से बना एक बेहतरीन हाईटेक कार्यालय, तो जाहिर सी बात है दिल्ली का कार्यालय ऐसा बनाया है उसी तर्ज पे तो ना सही, लेकिन एक छोटा सा उसका स्वरूप और हाईटेक टेक्नोलॉजी को वैसे भी बीजेपी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो उनके लिए आवश्यक भी है। बात जहां तक, और आज इससे शुरुआत की एक तरीके से बीजेपी ने जो भी गतिविधियां हैं, लेकिन अगर देखें पीछे मुड़ के तो विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस वहां पर बढ़त लेती हुई नजर आई। देखिए, प्रियंका गांधी का ये तकरीबन दूसरा तीसरा दौरा है, स्नान किया था रविदास जयंती और उसके बाद अब फिर से वो 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में नदी अधिकार यात्रा शुरू कर रही हैं और निषाद समुदाय को टारगेट करने की लगातार कोशिश कर रही हैं, जिसका पूर्वांचल की राजनीति पे एक बड़ा असर है। तो देखिए वो, और साथ में कहीं ना कहीं वो शंकराचार्य समाजवादी पार्टी मुलाकात करती हैं, कहती हैं कि पुरानी ताल्लुकात रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पुराने अपना जो जनाधार है जो कमलापति त्रिपाठी के जमाने में हुआ करता था, तूती बोला करती थी, उसको कहीं ना कहीं वापसी करने की कोशिश प्रियंका गांधी करते हुए नजर आ रही है। अखिलेश यादव सिर्फ इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2-3 मंडलों में अभी तक वो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त
कांग्रेस अपना प्रभाव छोड़ रही है, लेकिन कांग्रेस की समस्या यह है, कांग्रेस के पास संगठन लचर है, समाजवादी के पास मजबूत संगठन है, लेकिन उनके पास नेतृत्व उतना ज्यादा ऊर्जावान नजर नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी को तो सभी जानते हैं कि वो चुनाव किस प्रकार से लड़ते हैं, उनका चुनाव और चुनाव की शैली और जिस तेजी की जितनी रफ्तार उनकी तेज होती है चुनाव के समय, वो रफ्तार मीट आउट करना किसी विपक्षी दल के बस की बात नहीं है। और देखिए अब बात आ जाती है कि जनता की, तो देखिए जनता तो खामोश रहती है, जनता तो सभी दलों की गतिविधियां देखती रहती है और सोचती है कि भाई मेरे मुद्दे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। अगर चुनाव पंचायत का होता है और पंचायत चुनाव में कुछ ऐसी स्थिति आती है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी बढ़त मिलती है और विपक्षी दल खासतौर से समाजवादी पार्टी जो हमेशा से इसका वर्चस्व कायम रहा है पंचायत चुनावों में, अगर वो कहीं पीछे छूटी तो ये समझिए समाजवादी पार्टी की लीडरशिप, उनके नेता कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाएंगे और 22 के चुनाव से पहले ही जंग लड़ने की हिम्मत खो देंगे। तो इस वक्त बहुत जरूरी है 22 से पहले समाजवादी पार्टी या जिला पंचायत एक तरह से अगर वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को चार्ज करने के लिए हराना या 22 के लिए चुनौती देना, उनकी ऊर्जा को परखने के लिए भी कहां रणनीति में फेल कर रहे हैं ये भी जानने के लिए ये तो होगा, गंभीरता से लें। ठीक है, एक नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, ब्रेक से पहले कांग्रेस ये सवाल पूछ रही थी, समाजवादी पार्टी ये सवाल पूछ रही थी कि आप संस्कृति की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है लेकिन विकास की बातें नहीं बताते हैं। क्या बड़े काम आपने पूर्वांचल में कर दिए, ये भी तो बताना पड़ेगा जनता को। अब देखिए, सवाल इस बात का है कि विकास की अवधारणा किसकी क्या है। अगर किसी की अवधारणा विकास की यह है, अंग्रेजी की कहावत से प्रेरित होकर कि चैरिटी बिगेन्स होम, अच्छे काम की शुरुआत घर से की जाए, और उसके तहत वो सिर्फ अपना और अपने करीबियों का विकास करते हैं, तो उस अवधारणा को भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा कर सकती है। अगर पूर्वांचल में गोरखपुर की चर्चा भी हमारे मित्रों ने की, जापानी इंसेफेलाइटिस से जिस प्रकार से हजारों बच्चों की हर साल मौत हो जाती थी, आज जापानी इंसेफेलाइटिस पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नियंत्रण कर लिया है। अभी हमारे कोई मित्र गंगा में बीओक्यू की बात कर रहे थे। अरे काका साहब, आपकी सरकार थी, प्रयाग में इतना बड़ा कुंभ हुआ था, उस समय आपके मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि गंगा में स्नान करें, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी और प्रयाग में महाकुंभ हुआ तो आपके नेता भी जाके उस संगम में स्नान किए और अभी कांग्रेस की नेत्री भी जाके वहां स्नान करके आई हैं। तो कम से कम ऐसी भ्रामक चीजें मत बताइए। रही बात चुनाव परिणाम की, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव में रहती है। देखिए, हमारे लिए चाहे वो मंथली परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता के लिए सदैव काम करते हैं और सबसे बड़ी परीक्षक जनता है। 2014 से उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति, धर्म, पंथ, मजहब, तुष्टीकरण के नाम पर परिवारवाद, वंशवाद और अपना और अपनों का विकास करने वाली राजनीतिक दलों को लगातार खारिज किया है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता भी अभी भी अपनी तथाकथित विकास पुरुष की छवि में ही खोए रहते हैं। उनको ये लगता है कि सृष्टि में, कायनात में, उत्तर प्रदेश में जो भी विकास के काम हुए वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने शुरू किए थे। लेकिन जनता सबसे बड़ी परीक्षक है। जनता ने आपको क्या फैसला दिया? आप ये सोचिए कि 2012 में समाजवादी पार्टी 230 विधायकों की पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बनाई थी, लेकिन स्थिति क्या हुई? 230 विधायक और तथाकथित विकास का नारा। 2017 में आपको चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ना पड़ा? 25 साल यूपी बेहाल का नारा देने वाले अखिलेश यादव के साथ। और परिणाम क्या हुआ कि आप 47 सीटों पर आ गए। तो ये आपके विकास की असलियत है। भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म, पंथ, मजहब के नाम पर रोजगार करने वालों को रोजगार नहीं दे सकती है और ऐसे लोगों को रोजगार मिलना भी नहीं चाहिए जो देश को खाली हिंदू मुसलमान ने बांटे। अल्पसंख्यकों की आप बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को आपने कब्रिस्तान की बाउंड्री तक सीमित करके रख दिया। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनी, हमने उस पैसे को मदरसों के अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च किया। हमने पहले साल 399 करोड़ दिया। इस साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 500 करोड़ रुपया इस बजट में प्रावधान किया कि मदरसों का अपलिफ्टमेंट। हमारी योजनाओं का लाभ सबका साथ सबका विकास के तहत हुआ। लेकिन आपकी सरकारों में क्या हुआ? आपकी सरकारों में जो नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाएं हुई,
उसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक को कहना पड़ा कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष का आयोग बन के रह गए, इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार, इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा जाए। आपके इसी छल छदम और फर्जी विकास और फर्जी रोजगार और आपके तुष्टीकरण को उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार खारिज किया है और भविष्य में भी आप खारिज होंगे। आपकी यह राजनीति नहीं चलने वाली है कि आप सिर्फ अपना सोचें, दूसरों के विषय में ना सोचें। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार के लिए जो काम कर रही है, हमारा संगठन आम जन के लिए जिस प्रकार से समर्पण भाव से कर रहा है, हम उसके आधार पर चुनाव में जाते हैं। चुनाव जीतते हैं तो स्वागत, चुनाव अगर किसी कारणवश अजय उपाध्याय जी नहीं हुई तो हम चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ते हैं। अजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। एक सेकंड काका साहब, पहचानते हैं, स्वीकार कर सुधार करते हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, अजय उपाध्याय जी के पास चलते हैं। अजय उपाध्याय जी, आपको लग रहा है कि ये विकास के रास्ते पर पूर्वांचल के मुद्दे तय होने वाले हैं? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात होगी या फिर उस रास्ते की बात होगी जिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, और चाहे वो अतीक अहमद के ठिकाने हों, चाहे मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाले इलाके हों, उन पर जो बुलडोजर चल रहा है वो भी तो प्रभावी होगा। देखिए, पूर्वांचल की राजनीति की यदि विशेष तौर पे बात करेंगे तो वहां बहुत सारे फैक्टर हैं और सबसे बड़ा फैक्टर है वहां ईमानदारी से ग्राउंड पे क्या लोगों का विकास हुआ है, लोगों को रोजी रोजगार कितना मिला है और जो डेवलपमेंट का वाकई जो मायने है वो मायने कैसे लोगों तक पहुंचा है। भ्रष्टाचार जिस तरह से सिर चढ़ के बोल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पूर्वांचल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो किस तरह से वहां पे हावी हैं और उसके कारण क्या वहां के लोगों को सफर करना पड़ता है, ये पूरा प्रदेश और विशेषकर पूर्वांचल के लोग भी समझते हैं। जहां तक बात अभी हमारे साथी प्रवक्ता नवीन जी ने की, नवीन जी बहुत अच्छे बोलने वाले हैं और भाजपा के प्रवक्ताओं को यही एक भाषा आती है, बाकी तो कुछ आती नहीं है। वो 10-5 वर्ड्स याद रहती है जिसके कारण बोलते हैं, लेकिन बोलने में और कथनी और करनी में कितना अंतर है। गंगा की माँ गंगे की बात की थी, माँ गंगे का कितना सफाई हुआ है ये हम और आप ना बोलें, आप जाकर के अपने केंद्र सरकार के जो मशीनरी है, जो मंत्रालय है, उसी की रिपोर्ट देख लेते तो अच्छा होता। जहां तक नीति आयोग ने जो बातें कही हैं उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, उसको देख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। प्रवासी भर्तियों के लिए जो प्रवासी लोग जब आए थे वहां पे उस समय कोरोना के काल में, और जिस तरह रोजी रोजगार की बात हुई थी, पुनः वो लोग लौट करके दिल्ली की तरफ मूव कर गए या बड़े शहरों में आ गए, तो क्या हालात है। और सरकारों में आप लोग स्वयं गंगा में स्नान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, आज आपकी नेत्री संगम जाके स्नान कर रही है। बीच में नहीं बोला हूँ और फिर भी आप कह रहे हैं कि गंगा स्वच्छ नहीं हुई। मैं आपके बीच नहीं बोला हूँ और मैं ये आशा करता हूँ आपसे भी, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं। जी नहीं, मैं आपकी बात का एक थोड़ा सा छोटा सा जवाब दे रहा था। गंगा माँ के यहाँ स्नान करना हमारा एक जो है कहीं ना कहीं धार्मिक सोच भी और आस्था का भी प्रश्न है। सफाई और नहीं सफाई होना सरकार का प्रश्न है। हमने तो सदैव स्नान किया है, उस समय भी किया जब प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या थी, और आज भी उससे भी बड़ी हुई है, आज भी कोई कम नहीं हुई है, तब भी है। 20,000 करोड़ रुपए का आप लोगों ने जिस तरह से उसका कहानी बनाया है सब लोग जानते हैं। जहां तक बात है बाकी मुद्दों पर, मुद्दों की राजनीति निश्चित तौर पे होनी चाहिए। बहुत शर्मा जी आपने जो प्रश्न पूछा है, हम भटक जाते हैं मुद्दों से, और जिस तरह से बात अभी कर रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता कि ये धर्म की राजनीति नहीं करते, जाति की राजनीति नहीं करते, क्षेत्र और बंटवारे की राजनीति नहीं करते, तो फिर करता कौन है भाई? ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम बंटवारे की राजनीति कौन करता है इस देश में? इस देश को करने का काम चाहे स्वतंत्रता कौन बोलता है? किया आपके उत्तर के लोग अच्छे नहीं है, दक्षिण के लोग मुद्दों पर राजनीति करते हैं, ये कौन बोलता है? क्या भाजपा के किसी ने बोला? बांटने का काम किया, चाहे वो सावरकर जी हों, और गोडसे की पूजा कौन करता है पूरा देश जानता है। जरा उपाध्याय जी से इस प्रश्न का जवाब भी ले लीजिए। करते हैं आप गांधी जी की हत्या करने वाले को कौन पूछता है? मुद्दों की राजनीति करते हैं। 15 साल में उत्तर भारत में सांसद रहा, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने कहा या किसी ठीक, मैं मनोज काका साहब के पास चलता हूँ, एक सेकंड। पूर्वांचल की राजनीति को आप लोगों ने जिस तरह से ला दिया, देखिए पूर्वांचल में 3 चीजों की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। सड़क की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और युवाओं को रोजगार की जरूरत है। सबसे ज्यादा पलायन पूर्वांचल से ही पूरे देश में जाते हैं वहां के नौजवान। कम से कम ये तो हर चुनाव का फैक्टर है, और ये हर चुनाव में कहा गया कि अच्छी सड़क मिलेगी, हर चुनाव में बोला जाता है, अच्छा रोजगार मिलेगा। हर नेता ने कहा, फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और इसके बाद अगला चुनाव भी इसी मुद्दे पे हुआ, फिर अगला चुनाव भी इसी मुद्दे पर होना है। मनोज काका जी, क्या जी साहब, माफियाओं को हटाना, आप कह रहे थे ठोक दो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनका अवैध कब्जा है, जिनका साम्राज्य ऐसा है कि लोग उनके सामने डरते हैं,
उनके खिलाफ समाज का अगर कार्रवाई हो रही है, काम किया है, लूटने का काम किया है, जिसने देशद्रोह का काम किया है, उसको हम ठोकेंगे। वो मुद्दा पूर्वांचल में नहीं होगा, हवाले भी करेंगे, उसकी संपत्तियों को बुलडोजर से गिराएंगे। जिसको कष्ट होना उसको कष्ट हो। एक सेकंड नवीन श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा रुकिए। नीली और लाल टोपी वालों के संरक्षण में ये जालीदार टोपी वाले अपराधी पलट थे, हम उनको निश्चित रूप से नेस्तनाबूद करेंगे। नवीन श्रीवास्तव जी रुक जाइए, मेरा सवाल मनोज काका जी से है। मनोज काका जी, टोपी पहनने वाले गांधी के हत्यारे को संरक्षण देने वाले, इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के बंधुत्व को दूषित करने वाले क्या बात करेंगे जो 56 साल तक राष्ट्रीय ध्वज न फहरा पाए? ये काली टोपी वाले जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जो पूज्य गांधी के हत्यारे गोंडसे की पूजा करते हैं, वो क्या बात करेंगे समाजवादियों से? पूज्य भगत सिंह से लेके गांधी से लेके पूज्य मुलायम सिंह जी तक, जिनके संरक्षण में ये अपराधी हजारों करोड़ की संपत्तियों के मालिक हो गए, उनको भी हम नहीं बख्शने वाले हैं। पूछता हूँ, एक काम बता पाए? और जिन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को लूट के अरबों की संपत्ति की, उनको भी हम छोड़ने नहीं वाले हैं। उनका भी हम बुलडोजर लगा के ध्वस्त करेंगे और उनके खिलाफ भी की अपनी नीति अपनाएंगे। बात नहीं करते हैं। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है सठे साठ हम समझ रहे, सठ के साथ सठ का व्यवहार करना चाहिए। अपराधी के साथ हम अपराधी का व्यवहार करेंगे। अगर किसी ने हत्या की है, कानून को अपने हाथ में लिया तो कानून भी उसी हिसाब से उसका जवाब देगा। आपको भाषा अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आपके संरक्षण में वो अपराधी फले फूले हैं, इसलिए आपको मुख्यमंत्री जी की भाषा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता यही भाषा सुनना चाहती थी। एक सेकंड नवीन, 15 साल तक नवीन श्रीवास्तव के चंगुल में एक सेकंड थी। ये अपराधी ठीक मनोज काका, अरे एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए। अपने आतंक के साए में ढके हुए थे। उनको योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने जब उन्हीं की भाषा में और शैली में जवाब देना शुरू किया है, तब उत्तर प्रदेश से इन अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्यों में पनाह लेना पड़ रहा है। और ये विपक्षी पार्टियां उनको संरक्षण दे रही हैं। कोई जवाब दे सकता है कि मुख्तार अंसारी ऐसे अपराधी को कौन संरक्षण दे रहा है? उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब कार्रवाई कर रही है तो ऐसे अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छोड़ के भागे हुए हैं। कौन संरक्षण दे रहा है? यह भी जनता देख रही है। किसके संरक्षण में ये फले फूले, यह भी जनता देख रही है। और निश्चित रूप से राम मोहन जी, पूर्वांचल के चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। जिस प्रकार से पूर्वांचल जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित था, योगी जी ने उसका पूरा इलाज किया, उसी प्रकार से पूर्वांचल जिस प्रकार से अपराधियों का गढ़ हो गया था, आप छोटा कारोबार करिए, बड़ा कारोबार करिए, कुछ भी करिए, बिना इन अपराधियों को चोट दिए आप काम नहीं कर सकते थे। आज वो अपराधी अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक की देहरी पर पटक रहे हैं कि हमारी जान बचाओ, थोड़ा सा मत जाने दो। अरे इतना मत डरो, जब तुमने अपराध थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, से डरो। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, विषय पे बात कर रहा हूँ ना। रसिक बदूत साहब, ठीक है, मैं तीनों से कहूंगा कि थोड़ा सा ब्रेक ले, मैं वापस तीनों के पास आ जाऊंगा। रसिक बदूत साहब, माफियाओं पर कार्रवाई मुद्दा है पूर्वांचल में कि नहीं? बनेगा मुद्दा कि नहीं बनेगा? कानून व्यवस्था पूर्वांचल की बड़ी समस्या है, थी, आगे रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं, लेकिन मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, पूर्वांचल में मुद्दे बहुत हैं। जहां तक बात माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की बात है तो जाहिर सी बात है इसका मनोवैज्ञानिक लाभ तो मिलेगा। जनता में मैसेज जाता है और जिस प्रकार से जो वहां पर बाहुबली हैं उनका अपना अलग अलग प्रभाव है, मुख्तार अंसारी पे होता है या कहीं पर धनंजय सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या किसी, तो उसका लाभ तो मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये बात है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है पूर्वांचल, और पूर्वांचल से एक बड़ा उनका आधार हुआ करता था। 2012 में एक बड़ी संख्या में इनको वहां पर समर्थन मिला था, लेकिन वो वहां पर अपने साख नहीं बचा पाए। इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी को है मेहनत करने की तो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी उतनी मेहनत नहीं कर पा रही है। भाजपा हर प्रकार से, देखिए, उनके पास सत्ता है, संसाधन है भाजपा के पास, वो उसका लाभ उठा रहे हैं। जनता में जो मैसेज देना है वो दे देते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से देते हैं, तो उसका उनको लाभ मिलता है। अब देखिए, पंचायत चुनाव होना है तो उसमें जो है क्या स्थिति होगी वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा, उसमें सब लिटमस टेस्ट होगा, उसमें पता चल जाए भाजपा जो भी कार्यशैली है भाजपा के शासन की या जो विपक्ष की जुझारूपन है वो उसमें साफ दिखाई दे जाएगा। जी ठीक, ये आपको लग रहा है, लेकिन फिर मैं मनोज काका वापस आता हूं। किसी भी जगह दो तीन बड़ी समस्याएं होती हैं,
जिनमें रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। वो किसी भी क्षेत्र को आप उत्तर प्रदेश को कितने भी जोन में बांट कर देख लें, किसी भी जिले में बांट कर देख लें, सबसे बड़ी बात युवा रोजगार मांगते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कितने चुनाव ऐसे हुए जो रोजगार के मुद्दे पर हो गए। अगर रोजगार के मुद्दे पर कोई चुनाव हो तो वाकई कोई पार्टी ना आए सत्ता में, नोटा गुजाए बटन। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि जो विषय मूल हैं उन विषयों पर तो सब दल कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने किया है, हम आगे करेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा पूर्वांचल में रहने वाला है कि नहीं? कानून व्यवस्था निश्चित रूप से पूर्वांचल में एक बड़ा मुद्दा है और रोज पूर्वांचल में आए दिन, अभी देखिए मऊ में क्या हुआ, अभी जौनपुर में 3-3 हत्याएं हो गई, किशन से लेके एक ग्राम प्रधान तक की हत्या हुई। हमारे यहाँ चंदौली में 3-3 हत्याएं हो चुकी हैं। अब एक ग्राम प्रधान की हत्या हुई, उसके बाद हत्या हुई, उसके बाद हत्या हुई, बनारस में हो रही है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो लोग मर्यादा की, संस्कृति की बात करते हैं, वो लोग सच मायने में संत के बारे में तो ये कहा गया है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिला है संत, अमलय भुजंग ही बेदियां शीतलता न तजंत। जो संत अपने संतता का, अपने साधुता का प्रमाण देते हैं, वो संत सदन में एक सवाल के, हमारे एमएलसी ने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जब एक सवाल उनसे पूछ दिया, भाई आप जब संवाद की बात करेंगे, एक मुनासिब सवाल पे रणछोड़ दास हो गए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे। तो ये लोग न राम को मानने वाले हैं, न योगेश्वर भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, न हम लोग तो सबको मानते हैं। हम तो अल्लाह को भी मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं। हम तो चर्च में भी शीश असली बात है कि अल्लाह को मानने वाले हैं। हम तो सबको मानने वाले लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह रहे। लेकिन आप देख लीजिए कि कहां सिर्फ एक चीज को मानने वाले हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप अरे आप कुछ नहीं मानने वाले हैं। आपके लिए सब कुछ पैसा है और कुछ भी नहीं है, और आपने ये साबित किया अपनी सरकारों में। अभी जांचें हो रही है, चिंता मत करिए मनोज काका। अभी आप जनप्रतिनिधि नहीं बने, अभी तक नहीं पहुंची आप तक आज। लेकिन जो भी भ्रष्टाचार किया है, उसने भी अपराधियों को संरक्षण दिया है, उसके खिलाफ उसी भाषा का प्रयोग हम करेंगे जिस भाषा को वो समझेगा। अपराधी अगर अपराध पना नहीं छोड़ेगा तो उसके खिलाफ भी हम सख्त भाषा में जवाब देंगे। हम उसमें से नहीं है कि अगर कोई एक गाल पर झापड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दें। अगर कोई एक झापड़ मारेगा तो हम उसको 5 झापड़ मारेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। अपराधी अपराध करेगा तो या तो जेल में जाएगा या हेल यानी नरक में जाएगा। उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधियों के 2 ही स्थान है, या तो जेल या तो हेल यानी नरक। अब आप लोग को तय करना है कि आप लोग कहां जाएंगे। दूसरे राज्यों की जेल में भागेंगे जैसे कुछ लोग भाग गए हैं, या उत्तर प्रदेश में रहना है। रही बात रोजगार की, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर जो आप लोग राजनीतिक रोजगार पाए थे, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको खारिज कर दिया है। वह रोजगार आपको नहीं मिलना है। किसान की बात कांग्रेस करेगी। अरे किसान की बात करती है। पी चिदम्बरम जो गमले में करोड़ों की गोभी पैदा करते हैं, या रॉबर्ट वडेरा जो जमीनों की खेती करता है, किसकी बात करेंगे? 19 मिलियन लोगों का रोजगार गया। ये बनारस में एक बड़े अपराधी को बैठा, आप लोग की बेचैनी समझ में है, इसलिए कि जिन अपराधियों को आपके संरक्षण में आपने पाला पोला, आज उनके खिलाफ जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, तो आप लोग परेशान है। आपकी बेचैनी बोल सकते हैं। जी जरा बात, चूंकि हम लोग स्काइप पे हैं तो थोड़ा उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री भी नहीं है। हमारे पास गर्व है कि ऐसा मुख्यमंत्री है। छोड़ दे, सुनना भी सीखे। भाजपा के लोग अब सुनना बंद कर हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री नहीं। आपको जनता सुन रही है, आपको उन्हें थोड़ी सुनाना है। आप तो प्रदेश को सुनाइए। उन्होंने देख लिया है जी, किसानों के बारे में जो आप अभद्रता का व्यवहार पूरे देश ने देखा है कि कैसे आपके लीडरशिप ने किया है। पूरे देश में किसानों के लिए क्या क्या भाषा का प्रयोग हुआ, और वो किसान आपके ही प्रदेश के सर्वाधिक मात्रा में आज जो है आंदोलनरत हैं, चाहे पश्चिमी के हों या पूर्वांचल के हों। पूरे देश के लोग जो है देख रहे हैं कि आपकी नेतृत्व किस तरह किसानों के लिए अफगानिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तानी बदनाम करने का जो प्रयास कर रही है, दलाल तक कहने को प्रयास करती है। और ये पूरा उत्तर प्रदेश का किसान दिख रहा है। इस बार का जो राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा उसमें किसानों की एक अहम भूमिका होगी, और पूर्वांचल के किसान भी उसी तरह तबाह हैं, परेशान हैं। और सरकार जो है कहीं ना कहीं ये 3 काले कानून के माध्यम से किसानों के
कहीं ना कहीं हित को अपने साथ रखना चाहती है और अपने पूंजीपति मित्रों के साथ उसको देना चाह रही है। ये किसान समझ रहा है। रोजगार की बात आपने की थी राम मोहन जी, निश्चित तौर पर रोजगार एक हमेशा मुद्दा रहा है। पिछली सरकार ने रोजगार नहीं दिया, इसीलिए उसको लोगों ने नकार दिया था। और इस सरकार ने क्या किया है, आप तो सर उसी के सपोर्ट में आ गए थे, ये तो मत कहिए कम से कम। आप तो उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और रोजगार नहीं दिया है तो वोट किस बात पे मांग रहे थे? न कोई नया जो सरकारी 25 साल यूपी बिहार का नारा दिए लोग, अब फिर मिलकर चुनाव लड़े, फिर लड़ सकते हैं। चलिए सर, समय यही तक इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। रोजगार भी मसला रहेगा, महंगाई भी मुद्दा हमेशा रहती है, हर क्षेत्र का एक अलग मूड होता है और उस मूड के हिसाब से मतदाता वोट करते हैं। लेकिन वहां तक जो पिच है, जो प्लॉट है, वो नेता तैयार करते हैं। और क्या इस बार पूर्वांचल को लेकर सभी राजनीतिक दल ये मन बना चुके हैं कि वहीं से अखाड़ा सेट किया जाएगा, वहीं पर दंगल लड़ा जाएगा? ये भी बहुत दिलचस्प है देखना। पूरे प्रदेश की राजनीति और पूर्वांचल की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।